नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, यूपीटीजीडी फिजिक्स का ये चैप्टर है आधुनिक भौतिकी और इसका आज भाग 2 हम देखने वाले हैं, जिसमें हम 2 महत्वपूर्ण टॉपिक आज कवर करेंगे। एक है बोहर का परमाणु मॉडल और दूसरा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। दोनों से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। और बोहर के परमाणु मॉडल से तो ये समझ लीजिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड चीज़ें हैं जो इसमें से आती ही आती हैं, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यूपीटीजीडी साइंस का ये एक्चुअली सिलेबस चल रहा है, जिसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसके बारे में पहले से बता चुका हूँ कि सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और एक के बाद एक वीडियो के माध्यम से मैं कोर्स कवर करा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर अपने आज के टॉपिक के साथ, जो है बोहर का परमाणु मॉडल। तो बोहर का परमाणु मॉडल हम करने वाले हैं। तो बोहर ने अपने मॉडल में क्या क्या बताया वो हम देखेंगे। देखिए, इससे पहले जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो हमारी पिछली वीडियोस में आ चुका है। इस वीडियो में हम बोहर का परमाणु मॉडल करने वाले हैं। तो परमाणु के बारे में बोहर ने क्या बताया वो देखना है। तो इन्होंने बताया कि परमाणु में एक नाभिक होता है जहाँ सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है और यह परमाणु के केंद्र में मौजूद होता है। तो इन्होंने 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई कि जो नाभिक है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और नाभिक में दोनों चीज़ें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो भी होते हैं वो सारे नाभिक में मौजूद होते हैं। और नाभिक का जो आकार है परमाणु के आकार की तुलना में अगर हम बनाएं, मान लीजिए इतना बड़ा परमाणु मैं बना देता हूँ, ठीक है, तो इसकी तुलना में बहुत छोटा होता है, ठीक है, और ये इसके केंद्र में होता है, मतलब बीच में स्थित होता है। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा के गोलाकार पथ में नाभिक के चारों ओर घूम सकता है और इस पथ को कक्षा या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। अब ये कह रहे हैं कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है उसका क्या, तो ये कह रहे हैं हाइड्रोजन के बारे में इन्होंने बताया। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें इन्होंने बोहर ने जो परमाणु मॉडल दिया वो सिर्फ हाइड्रोजन का दिया है, या हाइड्रोजन जैसे जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उनका दिया है। तो हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या, यानी कि जो इसकी रेडियस है वो फिक्स है, निश्चित त्रिज्या है, और इस जो ये है इसकी ऊर्जा भी फिक्स है। इनको इन्होंने कहा कि ये गोलाकार पथ में घूम सकता है, और इस गोलाकार पथ को इन्होंने कक्षा या ऊर्जा स्तर का, कक्षा या फिर ऊर्जा स्तर इन्होंने कहा कि ये अपनी कक्षा में घूम सकता है जिसकी त्रिज्या निश्चित होती है और इसकी ऊर्जा भी निश्चित होती है। और इन कक्षाओं के केंद्र पर नाभिक स्थित होता है, और इन कक्षाओं के बिल्कुल केंद्र में नाभिक स्थित होता है, यानी कि एक कक्षा बिल्कुल गोलाकार होती है और नाभिक इनके केंद्र में होता है। अभी कहते हैं जब तक एक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में रहता है तब तक यह ऊर्जा को न तो खोता है और न ही प्राप्त करता है, और इसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। तो ये कहते हैं जब तक एक इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा है तब तक ना तो ये ऊर्जा को नष्ट करता है, ना तो खोता है, ना रिलीज करता है, और ना ही कहीं से गेन करता है, प्राप्त करता है। तो मतलब कि इसकी जो अपनी ऊर्जा है वो स्थिर रहती है जब तक ये इस ऊर्जा स्तर में बना हुआ है। इतनी बात इन्होंने कही। अब बोहर के एटम से जो आपके न्यूमेरिकल मतलब आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि कक्षा क्या है, कक्षा या ऊर्जा स्तर क्या है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता है, ठीक है। और इन्होंने ये बताया कि जो ऊर्जा स्तर है इनकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या भी निश्चित है और ऊर्जा भी निश्चित, त्रिज्या व ऊर्जा इन्होंने बताई, एक बात। दूसरी बात इन्होंने बताई कि जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा में है, इस ऊर्जा स्तर में है, तब वह ना तो ऊर्जा को मुक्त करता है, ऊर्जा को मुक्त करता है, ना तो रिलीज करता है, और ना ही प्राप्त करता है, ठीक है। यानी जब तक वो इस ऊर्जा स्तर में है, जब तक वो ना तो ऊर्जा को मुक्त करता है और ना ही प्राप्त करता है। जितनी भी ऊर्जा इस ऊर्जा स्तर की है उतनी उसके पास होती है, इससे ज़्यादा ना तो वो गेन करता है ना रिलीज करता है। ये बात इन्होंने बताई। अब एक और ख़ास बात है कि जो बोहर ने परमाणु मॉडल दिया वो यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के दिया, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए इन्होंने मॉडल दिया था। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए ही मॉडल दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वालों के लिए दिया तो बिल्कुल नहीं दिया, केवल इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन वालों को ही बताया था। तो इनकी एक तरह से डिसएडवांटेज भी है, लेकिन इसको याद रखिएगा कि केवल एक इलेक्ट्रॉन वालों के लिए है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो यह या तो ऊर्जा को उत्सर्जित या अवशोषित करता है। यदि यह नाभिक की ओर जाता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अब देखिए यहाँ से समझिएगा, इन्होंने कह दिया नाभिक है, भाई नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं। मान लीजिए एक है, ठीक है, और ये एक दूसरा ऊर्जा स्तर है, फिर एक और मैंने ऊर्जा स्तर बना दिया। तो इस तरह से नाभिक के चारों ओर ना ऊर्जा स्तर होते हैं अलग अलग। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किसी एक में है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये n बराबर 1 मान लेते हैं, इसको n से डिनोट करते हैं, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर और तीसरा ऊर्जा स्तर। इस तरह से है। ये बीच में वाला क्या है, ये न्यूक्लियस है,
तो ये कह रहे हैं जब तक इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है, जब तक ये n बराबर 1 में है, तब तक इसकी ऊर्जा स्थिर है। तो ना तो ये रिलीज करता है ना ही गेन करता है, ठीक है, ना तो ऊर्जा प्राप्त करता है ना ही खोता है। ओके, लेकिन जब ये एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जाएगा तब ये क्या करेगा, एनर्जी को अवशोषित करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये लोअर से हायर में जाएगा, जब ये लोअर से हायर में जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, तब ये क्या करेगा, एनर्जी को प्राप्त करेगा, ऊर्जा को प्राप्त करेगा, ऊर्जा को प्राप्त करेगा या अवशोषित करेगा, ठीक है, ऊर्जा को प्राप्त या अवशोषित करेगा। लेकिन अगर ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आएगा, यानी केंद्र की तरफ आएगा, किधर आएगा, केंद्र पर या नाभिक की तरफ, केंद्र या नाभिक की ओर आता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है, मान लीजिए 3 में चला गया, 3 से वापस आ रहा है 1 की तरफ या 2 की तरफ, नाभिक की ओर आ रहा है, तब ये क्या करेगा, तो अब हमें पता है कि ये कहाँ से आ रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर से आ रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर से आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है। तब ये क्या करेगा, ऊर्जा को ये मुक्त करेगा, ऊर्जा को ये मुक्त करेगा या उत्सर्जित करेगा। तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन जब तक अपने शेल में है तो कुछ नहीं करता, लेकिन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा तो ये आपको उत्सर्जित करेगा या अवशोषित करेगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है, किसी को ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए एनर्जी की हमेशा जरूरत पड़ती है, तो ये एनर्जी को लेगा, यानी एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, तब लोअर से हायर में जाएगा। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी को रिलीज कर देगा, उसे एनर्जी की जरूरत है ही नहीं, हायर से लोअर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये बात क्लियर होती है। अब इस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है जो भी एनर्जी रिलीज करेगा वो रेडिएशन की फॉर्म में करेगा, हम ये पढ़ चुके हैं। जो भी एनर्जी रिलीज करता है किस फॉर्म में करता है, रेडिएशन के फॉर्म में करता है, विकिरण के रूप में करता है। और जो विकिरण की अगर हमें ऊर्जा निकालनी है, विकिरण की अगर हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो विकिरण की ऊर्जा का हमें पास बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है कि हमें इसकी आवृत्ति से भी निकाल सकते हैं। इसकी आवृत्ति से निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, E = होता है एच न्यू, क्या होता है, एच न्यू होता है। तो यहाँ से हम जो भी ऊर्जा चेंज हुई है, जो भी ऊर्जा इसमें निकली है वो भी निकाल सकते हैं। अगर हमें हाई एनर्जी के लेवल की पता हो तो उसमें से लोअर एनर्जी की घटा दीजिए, वही ऊर्जा मुक्त होगी, क्योंकि इन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है। तो जब भी ऊर्जा स्तर से वो जंप करेगा तो क्या होगा कि जितना भी ऊर्जा स्तर की लेवल चेंज हुई है उतनी एनर्जी वो रिलीज कर देगा। तो यहाँ E2 - E1 बराबर किसके हो जाएगा, एच न्यू के, जितनी भी विकिरण उसने निकाली है उसकी आवृत्ति के अकॉर्डिंग निकल जाएगी। E = क्या हो गया, एच न्यू, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं HC/λ, HC/λ भी इसे लिख सकते हैं। तो ये एनर्जी इसने रिलीज कर देगा जब भी वो किसी लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी से लोअर में आएगा तब ये रिलीज करेगा, उत्सर्जित करेगा, और जब लोअर से हायर में जाएगा तब ये इतनी ही ऊर्जा अवशोषित करेगा। तो अभी जो ऊर्जा हमने निकाली ये क्या थी, ये तो 2 ऊर्जा लेवल के बीच की जो ऊर्जा निकालनी है विकिरण की उसको निकाली है। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की ऊर्जा निकालनी हो तो कितनी होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास En = -1312/n² किलोजूल पर मोल। और ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए है, या फिर ये कहें हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के लिए है, हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए है। वो कौन कौन से होते हैं, देखो, एक तो हाइड्रोजन खुद से है, एक है हीलियम पॉजिटिव और एक है लिथियम 2 पॉजिटिव। ये तीनों के तीनों जो हैं इन सबके लिए ये फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन इसमें केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए है। क्यों, क्योंकि इसमें ना हमने जेड से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगर हमें किसी और परमाणु के लिए निकालना है। मान लो हीलियम के लिए निकालना है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लिथियम का 3 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। खैर वो बात की बात है, अभी देख लेंगे वो भी। तो यहाँ पर En = आ जाता है -1312/n² किलोजूल पर मोल, और यहाँ n² क्या होगा, n² होगा एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर, और उसकी संख्या क्या होती है, 1 2 3 पूर्णांकों में होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी हो सकता है। तो वही रख के हम उस पर्टिकुलर ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर हमें 1 की निकालनी है, प्रथम वाले की निकालनी है, पहले वाले की निकालनी है, तो n = 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, दैट इज ये इतनी ही हो जाएगी -1312 किलोजूल पर मोल। अब देखिए ये तो किलोजूल में आ गई, अगर हमें इसे जूल में निकालनी है तो जूल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास -13.12 × 10⁵ जूल पर मोल अपॉन n², ठीक है, अपॉन n² इंटू जूल पर मोल, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये भी हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही है, हमने इसमें भी एटॉमिक नंबर की अभी मल्टीप्लाई नहीं करी, हम ये मान के चलना है कि एटॉमिक नंबर 1 है, वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से जूल पर मोल में आ जाएगी। उसके बाद अगर आपको मोल की बजाय पर एटम की निकालनी हो कि सिर्फ एक एटम की कितनी होगी, तो हमें इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 6.022 × 10⁻23 से, ठीक है। एक मोल में कितने एटम होते हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए, आपको एक एटम की मिल जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगी -2.18 × 10⁻18/n² जूल पर एटम। ये पर एटम की एनर्जी आ जाएगी, एक एटम की कितनी एनर्जी है एक एनर्जी लेवल की, जो भी उसने पूछी है। अब एन की संख्या आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं और उस एनर्जी लेवल की आपको मिल जाएगी। अब यहाँ से बात करते हैं कि अगर कोई हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, जैसे भी मैंने बताई हीलियम हो,
पॉजिटिव या फिर लिथियम 2 पॉजिटिव हो, तो इनके बारे में क्या ख्याल है? तो भाई ये कह रहे हैं इनके बारे में आपको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। En इज इक्वल -1312 अपॉन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगी, और ये किलो जूल पर मोल में है। जूल पर मोल में निकालनी हो तो वही 13.12 इंटू 10⁵ हो जाएगा, ठीक है, तो उससे निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से जो पहले फॉर्मूला है, अगर उन सब में जेड स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो वो हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस हो जाएंगी, यानी एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पेसिस। हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज, यानी कि जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, वो सब। अब ये तो हो गई एक एनर्जी लेवल। अब हमें वही एनर्जी लेवल ट्रांजिशन की अगर एनर्जी निकालनी है तो वो कैसे निकाले? किसी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कितनी रिलीज करेगा, तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। En बराबर -1312 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर किलो जूल पर मोल। इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं जब भी ऊर्जा स्तर वो चेंज करता है। यहाँ n1 को मान लीजिए कोई हाई एनर्जी लेवल है और n2 को मान लीजिए कोई लोअर एनर्जी लेवल है, तो वहाँ से आप एनर्जी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं 6 पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हमने कहा कि एक नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या है? ऊर्जा स्तर है। नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या है? ऊर्जा स्तर है। तो इन्होंने एक बात कही कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये ऊर्जा स्तर जो है ये पर्टिकुलर ही दूरी पर हो? मान लीजिए इससे पर्टिकुलर दूरी पर हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक के बाद जो दूसरा जो ऊर्जा स्तर है वो इसके एक के बिल्कुल बराबर में हो, बिल्कुल ही बराबर में हो? यहाँ भी तो पॉसिबल है इस तरह से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई और ऊर्जा स्तर इससे बहुत दूर हो, बहुत ही दूर हो, ठीक है, और फिर एक कोई किसी के पास हो। तो ये कह रहे हैं ऐसा क्यों है कि ये एक डेफिनेट दूरी पर है या एक निश्चित जगह पर पाए जाएंगे? तो इन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऊर्जा स्तर मौजूद हों, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग h/2π का अभिन्न गुणज होता है या पूर्ण गुणज होता है, ठीक। तो ये कह रहे हैं किसी भी ऊर्जा स्तर का कोणीय संवेग mvr की वैल्यू अगर n इंटू h/2π के बराबर है तो उन्हीं ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, उनके अलावा नहीं घूम सकता। यानी हर जगह एनर्जी लेवल तो आप बना सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन उनमें नहीं घूम सकता, केवल उन्हीं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का अभिन्न गुणज है। तो यहाँ से ये टॉपिक हमें मिलता है कि जो ये ऊर्जा स्तर आए हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक डेफिनेट वाले में होगा जिसका कोणीय संवेग h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है, 1 2 3 यानी पूर्णांक में मल्टीपल है। तो उन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, हर जगह ऊर्जा स्तर या कक्षा आपको नहीं मिलेगी। अब आता है कक्षक की त्रिज्या। देखिए, इन्होंने कक्षक की त्रिज्या का भी फॉर्मूला दिया है। कई बार ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और कई बार तो इससे न्यूमेरिकल भी निकलवाया जा सकता है। तो न्यूमेरिकल में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला है ये, Rn इज इक्वल n स्क्वायर इंटू ए, n स्क्वायर इंटू ए। अब n स्क्वायर क्या है? n बराबर है 1 2 3 4 5 6 और डैश डैश डैश, ये है ऊर्जा स्तर का नंबर। किसी भी ऊर्जा स्तर की अगर आपको रेडियस बतानी है तो आप इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। Rn बराबर n स्क्वायर इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या है? 52.9 पिकोमीटर के लिए, ठीक। तो हमारे पास ये फॉर्मूला लग जाता है Rn बराबर 52.9 n स्क्वायर पिकोमीटर में, ये फॉर्मूला लग जाता है। अगर हमें नैनोमीटर में निकालनी है तो Rn बराबर हो जाएगा 0.0529 n स्क्वायर नैनोमीटर में। एंगस्ट्रम में निकालनी है तो Rn बराबर 0.53 n स्क्वायर एंगस्ट्रम में रख सकते हैं। तो n क्या है? एनर्जी लेवल है, और Rn इज द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। जो भी एनर्जी लेवल का नंबर पूछेंगे उसी की ये रेडियस आपको बता देगा। अब ये किसके लिए है? ये सबके सब जो फॉर्मूले हैं वो हाइड्रोजन के लिए हैं, स्पेशली ओनली हाइड्रोजन एटम के लिए हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के लिए अगर आप बात करोगे, हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस जो अभी मैंने बताई थी, हीलियम पॉजिटिव और लिथियम 2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस हाइड्रोजन के जैसे परमाणुओं के लिए अगर हम बात करें तो फॉर्मूला लग जाएगा Rn बराबर 0.0529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड नैनोमीटर। यहाँ जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है, उससे भाग कर देंगे तो हमारी वो आ जाएगी रेडियस। तो इसी तरह Rn बराबर 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड, ये एंगस्ट्रम में रेडियस आ जाएगी। तो जेड क्या है? एटॉमिक नंबर जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, उनका एटॉमिक नंबर से अगर हम भाग कर देंगे तो हमारी रेडियस आ जाएगी। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल से देखिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी। सबसे पहले आपको पता लगा कि एनर्जी कितनी होती है, फिर एनर्जी चेंज होता है तो कितनी एनर्जी निकलती है, वो भी आप ऊर्जा स्तर से भी निकाल सकते हैं या फिर जो ऊर्जा विकृत हुई है उससे भी निकाल सकते हैं। विकृत की आवृत्ति आपको पता है तब भी निकाल सकते हैं, वो दोनों बराबर होंगी, ठीक। एक बात। दूसरी बात, आपने ये देखा कि जो ऊर्जा स्तर है वो हर जगह नहीं होते, और हर जगह होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन केवल उसी में होगा जिनका कोणीय संवेग n इंटू h/2π के इक्वल होता है, ओके। तीसरी बात है रेडियस। रेडियस के लिए फॉर्मूला दिया है सिंपल सा 52.9 इंटू n स्क्वायर, ये रेडियस का फॉर्मूला है। किसी भी एनर्जी लेवल की आप रेडियस निकाल सकते हैं।
तो इतनी सारी चीज़ें हमें सिर्फ और सिर्फ बोहर के एटॉमिक मॉडल से मिल जाती हैं। तो इसलिए बोहर का एटॉमिक मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बोहर के एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताई हैं वहाँ से लेके अब तक सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दो चीज़ आती हैं। दूसरी जो आज का टॉपिक है हमारा वो आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्या मतलब है? देखिए हाइड्रोजन गैस है, जब इसको हम एक डिस्चार्ज ट्यूब में रखते हैं तो आपको पता है कोई भी गैस होती है उसमें ना कुछ मतलब एनर्जी के कारण वो आयनाइज हो जाती है। एनर्जी के कारण आयनाइज हो जाती है। अब आयनाइज होगी तो क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, क्योंकि वो दूर भागेंगे तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन जब वापस आएंगे तो रिलीज़ करेंगे। तो उस रिलीज़ के कारण जो भी स्पेक्ट्रम प्रिज्म से निकालने के बाद बनता है उसी को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, यानी कि जो भी एनर्जी निकली वो किसी भी रेडिएशन में निकली हो, हमें नहीं मतलब है कि वो ऊर्जा अल्ट्रावायलेट थी, हमें नहीं मतलब है कि इंफ्रारेड थी, हमें नहीं मतलब है कि विजिबल रेंज में थी, जो भी निकली है बस उससे जो स्पेक्ट्रम हमने प्रिज्म से गुजारने के बाद बनाया उसे ही हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं सरल शब्दों में। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो बामर ने किया था, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन का कारण इलेक्ट्रॉन के भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण होता है। ये कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता क्यों है, वही मैंने अभी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है। भाई जब ज़्यादा है तब तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को अवशोषित करता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, उत्सर्जित करता है, निकाल देता है। और जो वो एनर्जी को निकाल देता है हमें पता है वो विकिरण फॉर्म में होती है, उसी के कारण स्पेक्ट्रम बनता है प्रिज्म से निकलने के बाद। बस यही हम पढ़ रहे हैं। तो तरंगदैर्ध्य से पता लगता है कि ये जो लाइनें बनती हैं, जो स्पेक्ट्रल लाइन बनती हैं, वो अल्ट्रावायलेट रीजन में हो सकती हैं, विजिबल रीजन में होती हैं तथा इंफ्रारेड रीजन में भी हो सकती हैं। अब लाइनें से क्या मतलब है, देखिए मैं आपको एक तरीके बताता हूँ। मान लीजिए ये स्पेक्ट्रम है, ये आपको दिख रहा होगा, ये विजिबल होता है, आपने देखा अभी वो रेनबो कलर से बनता है, ठीक है, ये होता है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि कुछ लाइनें ना इसमें लैप्स हो जाएंगी, कुछ कुछ जगह इसमें क्या होगा, इसमें गायब सी हो जाएंगी। मैंने ब्लैक कलर से दिखाता हूँ इस तरह से, ठीक है, इनको हम लाइनें कहते हैं, इनको हम लाइनें कहते हैं। अब ये दो तरीके से बन सकता है, या तो ये लाइनें गायब हो जाएं, ये लाइनें बीच बीच में कोई ना कोई कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, गायब हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जब कुछ कलर्स गायब हो जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या अवशोषण स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि पूरा पूरा स्पेक्ट्रम गायब हो जाए, केवल कुछ कलर ही दिखाई दे, कुछ कलर की ही लाइनें दिखाई दें, तो हम उसे उत्सर्जित स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो दो तरीके के स्पेक्ट्रम बनता है, एक उत्सर्जित और एक अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो खैर वो हमारे सिलेबस में नहीं था तो मैंने नहीं बताया, लेकिन मैंने समझा दिया कि अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है। जब पर्टिकुलर के जो कलर्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं तो उसे अवशोषण स्पेक्ट्रम बोलेंगे, और जब केवल एक पर्टिकुलर कलर के स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देंगे तो उसे उत्सर्जित स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो ये कहना ये लाइनें जो होती हैं अल्ट्रावायलेट में भी होती हैं, विजिबल में भी होती हैं, इंफ्रारेड रीजन में भी होती हैं। तो अब स्पेक्ट्रल श्रेणी की वेव नंबर और वेव लेंथ की गणना करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला, कि जो स्पेक्ट्रम निकला, जो भी स्पेक्ट्रम हमें मिला, उसके वेव नंबर या फिर वेव लेंथ, और वेव लेंथ से फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बहुत अच्छा सा जिसे कहते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला, और ये होता है न्यू बार इज इक्वल 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ n1 स्क्वायर क्या है और n2 स्क्वायर क्या है, n1 तो है लोअर एनर्जी लेवल और n2 है हायर एनर्जी लेवल। तो इसको रख करके हम जो भी विकिरण निकली है, जो भी एनर्जी रिलीज हुई है, जो भी ऊर्जा उत्सर्जित हुई है, उसके थ्रू हम उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ निकाल सकते हैं, जो विकृत ऊर्जा है उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। और रिडबर्ग क्या है यहाँ पे, आर रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो आंसर आएगा ये भी किस में आएगा, वेवलेंथ या वेव नंबर किस में आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा। वेवलेंथ की यूनिट ही सेंटीमीटर इनवर्स होती है, वेवलेंथ की सेंटीमीटर होती है। अब ये तो हो गई बात, ठीक है, इतना तो हमें पता लग गया, लेकिन कैसे बनती है, कब बनती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? सर आपने बता दिया कि जब एनर्जी है निकल जाएगी तो स्पेक्ट्रम बन जाएगा, प्रिज्म से निकालने के बाद हमें दिखाई भी देगा और अल्ट्रावायलेट रीजन का भी पता लग जाएगा। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है और ऐसा हो रहा है तो कब हो रहा है? तो देखिए हम ये मान के चलते हैं, मैं स्टार्टिंग से आपको समझाता हूँ। ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर ना एनर्जी लेवल है। ये मेरा फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है। कोशिश करूँगा कॉन्सेंट्रिक बने कि बिल्कुल ठीक तरीके से गोले बने, लेकिन देखिए मेरे पास कोई विजिबल चीज़ तो होती नहीं तो मैं ऐसे ही अंदाजे से बना रहा हूँ, फिर भी कोशिश करूँगा कि गोल ही बने। चलिए ये हमारा फोर्थ एनर्जी लेवल है, इन चार से बता देता हूँ फिलहाल, ठीक है। ये एनर्जी लेवल जो सबसे अंदर का है वो हमारा एनर्जी लेवल 1 है, n बराबर 1, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है। अब आपको इतना तो पता होगा
कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाता है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को अवशोषित करता है, ये चला गया। लेकिन जब ये हाई एनर्जी लेवल में घूम रहा है, मान लो n बराबर 4 में ये घूम रहा है इस समय, और n बराबर 4 से ये क्या करेगा, ये वापस आएगा अपने जो जहाँ से गया है, मूल जो इसका ऊर्जा स्तर है, जो इसका मेन ऊर्जा स्तर है, उसमें वापस आएगा। और जब ये वापस आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो एनर्जी को रिलीज जब करेगा तो वही जो एनर्जी विकिरित होती है, उसी से जो स्पेक्ट्रम मिला है, उसी को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सिंपल। अब अलग अलग लेवल में जाने के कारण अलग अलग स्पेक्ट्रम मिलता है, उसी से अलग अलग सीरीज बनती हैं। तो सबसे पहले आते हैं लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज बनती कब है, तो ये कह रहे हैं जब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है या गिरता है तो रेखाओं की श्रृंखला को लाइमन श्रृंखला कहते हैं। यानी किसी भी हाई एनर्जी लेवल से अगर वो एनर्जी लेवल 1 में गिर रहा है, एनर्जी लेवल 1 में गिर रहा है, मान लो यहाँ 4 से 1 में गिरा, या फिर 3 से 1 में गिरा, या फिर 2 से 1 में गिरा, जब भी गिरा है, ठीक है, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से एनर्जी लेवल 1 में गिरता है, तो जो यहाँ से विकिरण निकली, जो यहाँ से रेडिएशन निकली, और इसको हमने प्रिज्म से जब देखा, जो भी यहाँ से विकिरण निकली, तो ये जो बनाएगी वो क्या बनाएगी, वो लाइमन सीरीज बनाएगी। क्या बनाएगी, लाइमन सीरीज बनाएगी। ठीक है। और ये जो होती है ये पराबैंगनी क्षेत्र में मिलती है, यानी हम आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन स्पेक्ट्रम के थ्रू उसका बिहेवियर देख सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात है, ये जो श्रेणी होती है ये उत्सर्जन एवं अवशोषण दोनों स्पेक्ट्रम में मिलती है, यानी कि दोनों टाइप का स्पेक्ट्रम बना सकती है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी बना सकती है कि जिसमें केवल पर्टिकुलर कलर ही चमकेंगे, और एब्जॉर्प्शन के पर्टिकुलर जो कलर होंगे कुछ गायब हो जाएंगे। तो दोनों टाइप का स्पेक्ट्रम ये बना सकती है। तो लाइमन सीरीज से रिलेटेड बहुत सारी बातें। सबसे पहले तो कहाँ से कहाँ तक बनती है, ये बनती है उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर तक। तो इसमें जो n1 की वैल्यू है हमेशा 1 होती है, और n2 की वैल्यू 1 से ऊपर कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। ओके। सेकंड थिंग्स, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, यानी ये दिखाई नहीं देती है, ये जो रेडिएशन निकलेगी वो दिखाई नहीं देगी, केवल स्पेक्ट्रम के थ्रू हम उसे फील कर सकते हैं, देख सकते हैं स्पेक्ट्रम के थ्रू, वैसे डायरेक्ट नहीं दिखाई देगी। तो अब इसके जो वेव नंबर होते हैं और वेव लेंथ होते हैं उसके लिए फॉर्मूला आता है रेडबर्ग फॉर्मूला, जिससे हम वेव नंबर भी निकाल सकते हैं और वेव लेंथ भी निकाल सकते हैं। और वेव नंबर होता है वेव लेंथ का रेसिप्रोकल। सो वेव नंबर इज इक्वल होता है 1/λ, और 1/λ के लिए फॉर्मूला बनता है रेडबर्ग फॉर्मूला R इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखिए 1/n1 की वैल्यू तो आई है 1, इसलिए 1 स्क्वायर हो गया, और माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ n2 की जो वैल्यू आती है 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकती है, यानी लोअर एनर्जी लेवल तो 1 होगा और हाई एनर्जी लेवल 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जब आता है तो उस रेडिएशन की वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य किसके बीच बनती है, और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य किस और किस एनर्जी लेवल के बीच बनती है। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य सबसे पास वाले एनर्जी लेवल के लिए बनती है। जैसे अगर हम बात करें लाइमन सीरीज की, तो इसमें सबसे बड़ी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो n बराबर 1 जो कि लोअर एनर्जी लेवल है, और हाई एनर्जी लेवल जस्ट उसके पास वाला यानी n2 बराबर 2 के लिए बनेगी, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य। और सबसे जो छोटी बनेगी वो n बराबर 1 से लेके n2 बराबर इन्फिनिटी के लिए सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होगी। यानी कि जितना दूर चला गया, ठीक है, जितना दूर का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, जितना अनंत तक एब्जॉर्प्शन होगा उतनी छोटी तरंग दैर्ध्य होगी, और जितनी पास वाले के लिए उतनी बड़ी तरंग दैर्ध्य उसमें बनेगी। तो यहाँ से हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं कि कितनी बनेगी। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/λ बराबर RZ स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो यहाँ से R की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1.097 इंटू 10⁷, ठीक है। और Z स्क्वायर, क्योंकि हम केवल ये मान के चल रहे कि हाइड्रोजन की निकाल रहे हैं, तो Z स्क्वायर यहाँ पे Z बराबर 1 है, तो Z स्क्वायर बराबर भी 1 ही रखेंगे, ठीक है। जेड स्क्वायर पर हमने भी 1 हो गया तो 1 रख दिया। तो यहाँ से आ गया 1.097 इंटू 10⁷ इंटू 1/1 माइनस 1/4। तो यहाँ से ये जो हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4/3, लैम्डा बराबर 4/3 इंटू 1.097 इंटू 10⁷, ये पावर में है 10⁷। ओके। तो यहाँ से जो लैम्डा आया वो आया 1215.4 एंगस्ट्रम या फिर 1216 एंगस्ट्रम। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि लाइमन सीरीज की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य n बराबर 1 से n बराबर 2 के लिए होती है, और सबसे छोटी होती
होती है n बराबर 1 से n2 बराबर इन्फिनिटी के लिए, जो होती है 912 एंगस्ट्रम। ये लाइमन सीरीज के लिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी है। हर एक सीरीज की एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हर एक सीरीज की अलग अलग आएगी, बड़ी और छोटी तरंग दैर्ध्य है। ठीक, तो अगली जो सीरीज आती है देखिए वो आती है बामर सीरीज। अब बामर सीरीज कब बनती है? बामर सीरीज कब बनती है? जब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में गिरते हैं, तब बनती है बामर सीरीज। और ये रेखाओं की श्रृंखला को हम बामर श्रृंखला कहते हैं, और ये विजिबल क्षेत्र में मिलती है। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये हमारा n बराबर 1 है, ये बराबर n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है, और एक और कर लेते हैं n बराबर 5 है। ठीक, तो n बराबर 5, n बराबर 4, n बराबर 3, n बराबर 2 और n बराबर 1। तो यहाँ पे 1 की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें 1 की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो n बराबर 2 में अगर 5 से 2 में गिरे, 5 से 2 वाले में गिरे तब भी, 4 से 2 वाले में गिरे तब भी, और 3 से अगर 2 वाले में गिरे तब भी, जो यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगी वो जो होगी वो विजिबल रेंज में होगी, वो विजिबल रीजन में निकलेगी, यानी वो दिखाई देगी। और इस सीरीज को हम कहते हैं बामर सीरीज, बामर श्रेणी। जो इससे जो लाइनें मिलेगी उसे हम बामर्स लाइन या बामर श्रेणी कहते हैं। और ये कैसे होती है? विजिबल रेंज में होती है। ठीक, अब बात करते हैं बामर सीरीज के लिए। देखिए n1 बराबर तो 2 हो गया, लोअर एनर्जी लेवल तो 2 हो गया, और हायर एनर्जी लेवल क्या होगा? इससे ऊपर कितने भी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी हमारे पास बन सकते हैं वो सब होंगे। इसके लिए रेडवर्क फॉर्मूला क्या बन जाएगा? न्यू बार इजिक्वल 1 लैम्डा इजिक्वल r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ जाएगी। तो वहाँ से जितनी भी वेवलेंथ निकलेगी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए वो हम निकाल सकते हैं बामर सीरीज के लिए। अब ये कह रहे हैं जो बामर सीरीज की उसके लिए सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? देखिए अभी मैंने बताया था सबसे बड़ी के लिए क्या करेंगे? सबसे पास वाला। तो बामर सीरीज कब बनती है? जब n बराबर 2 में गिरे, n1 बराबर 2 में गिरे, लोअर एनर्जी लेवल। तो उससे जस्ट नेक्स्ट वाले के लिए सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य बनेगी, यानी n2 बराबर 3 तक। यानी जब n1 बराबर 2 और n2 बराबर 3 होगा तब सबसे बड़ी बनेगी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 1 लैम्डा इक्वल हो जाता है आर जेड स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी 6563 एंगस्ट्रम। ओके, और इसके लिए सबसे छोटी क्या बनेगी? n1 बराबर 2 से लेके n2 बराबर इन्फिनिटी तक। और यहाँ से जो आ रही है इसकी सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य है वो आ रही है 3640 एंगस्ट्रम, 3640 एंगस्ट्रम आ रही है। ये सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य है बामर सीरीज की। इसी तरह से अगली सीरीज आती है पाश्चान सीरीज। जब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में गिरते हैं तब जो श्रृंखला बनती है उसे हम पाश्चान श्रृंखला कहते हैं या पाश्चान श्रेणी कहते हैं। ये अवरक्त क्षेत्रों में मिलती है, ये इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। देखिए इसकी जो निकलती है रेडिएशन जो निकलती है वो इंफ्रारेड रीजन में निकलती है, लेकिन स्पेक्ट्रम के थ्रू हमें विजिबल दिख सकती है। ओके, स्पेक्ट्रम में क्या होगा? या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी या फिर रेडिएट हो जाएगी या फिर उत्सर्जित हो जाएगी, तो हमें दिखाई दे जाएगी। लेकिन वैसे कैसे निकलती है? वैसे इंफ्रारेड रीजन में निकलती है। और इसके लिए n1 बराबर 3 होता है और n2 बराबर तो 3 से ऊपर कितने भी हो जाएंगे? 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, रीडबर्ग फॉर्मूले में क्या होगा? n1 की जगह 3 आ जाएगा और n2 की जगह कुछ भी जो हमें रखना है वो आ जाएगा 4, 5, 6, 7। ठीक है, उससे हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो अब इसके लिए भी आती है कि सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य कब बनेगी? वो n1 बराबर 3 से n2 बराबर 4 के लिए बनेगी, और सबसे छोटी n1 बराबर 3 से n2 बराबर इन्फिनिटी अनंत के लिए बनेगी। तो इसकी जो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य आती है वो आती है 18752 एंगस्ट्रम, और जो सबसे छोटी आती है वो आती है 8204 एंगस्ट्रम। तो ये पाश्चान सीरीज की सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको तरंग दैर्ध्य की याद रखना है कि पाश्चान श्रेणी में कौन सी बड़ी होती है कौन सी छोटी, नहीं, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर याद रखने की जरूरत होती तो आप निकाल भी लेंगे, फिर तो कैलकुलेट करने बैठ जाओ, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। लेकिन इसमें याद ये रखना है कि सबसे बड़ी कब बनती है और सबसे छोटी कब बनती है। बड़ी के लिए मैंने बता दिया, जस्ट नेक्स्ट वाले के लिए, जस्ट नेक्स्ट एनर्जी लेवल के लिए बड़ी बनती है, और सबसे छोटी बनती है इन्फिनिटी के लिए। ये आप याद रखेंगे। अगर आपको इन्फिनिटी नहीं दिया है, सपोज वो कहता है कि पाश्चान सीरीज में हमें ये देखना है सबसे बड़ी सबसे छोटी कब बनेगी। ठीक, और उसने 4 एनर्जी लेवल दिए हैं कि हमारे पास n बराबर 3 से 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से दे रखे हैं। तो सबसे बड़ी कब बनेगी? तो देखिए आप लिख के आएंगे कि n बराबर 3 से 4 तक तो बनेगी सबसे बड़ी, और 3 से 7 के लिए बनेगी सबसे छोटी बनेगी, क्योंकि इसमें हायर एनर्जी लेवल कौन सा है? 7 है, तो 7 के लिए सबसे छोटी बन जाएगी। अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी के लिए बन जाएगी। ये चीज़ है। चलते हैं अगली सीरीज पे, ब्रैकेट सीरीज। जब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में गिरते हैं तो ब्रैकेट श्रृंखला बनती है। अब देखिए
उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में गिर रहा है, ठीक है, तो कौन सी बन रही है, ब्रैकेट सीरीज बन रही है। और ये भी इंफ्रारेड रीजन में मिलती है, अभी किस में मिलती है, इंफ्रारेड रीजन में, अवरक्त क्षेत्र में मिलती है। तो इसके लिए n1 बराबर 4 होता है और n2 बराबर 5, 6, 7 कुछ भी जो ऊपर का एनर्जी लेवल है वो होता है। ओके, तो यहाँ से रेडबर्ग फॉर्मूले में n1 की जगह 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया, और n2 के बराबर जो भी हम रख सकते हैं 5, 6, 7, जिसकी भी हमें निकालनी है वो निकाल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा, आपको लैम्डा निकालने के लिए आ सकता है, ठीक है, कि अगर ब्रैकेट सीरीज है तो n1 बराबर 4 में गिर रहा है और n2 बराबर 6, 7, 8 किसी का भी दे सकते हैं, तो उससे आपको लैम्डा निकालने के लिए आ जाएगा, तो निकाल दीजिएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, n1 बराबर 4 से लेकर n2 बराबर 5 के लिए सबसे बड़ी होगी, और n1 बराबर 4 से n2 बराबर इन्फिनिटी के लिए सबसे छोटी होगी, ठीक। तो ब्रैकेट सीरीज में सबसे बड़ी होती है 40,514 एंगस्ट्रम, सबसे छोटी होती है 14,585 एंगस्ट्रम। इसके बाद एक और बनती है फुन सीरीज। जब उत्तेजित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में गिरते हैं तो इस श्रृंखला को क्या कहते हैं, फुन सीरीज। यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगी वो जब हमें स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, फुन श्रृंखला कहेंगे, फुन सीरीज कहेंगे। ये भी अवरक्त श्रेणी में मिलती है, अवरक्त क्षेत्र में मिलती है, इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। इंफ्रारेड टाइप की होती है, विजिबल नहीं होती, दिखाई नहीं देती, लेकिन स्पेक्ट्रम पे बिहेवियर आपको शो कर देंगी। फॉर फुन सीरीज n1 बराबर 5 हो जाएगा और n2 बराबर 6, 7, 8, उससे ऊपर का कुछ भी। और इसी तरह से रेडबर्ग फॉर्मूले में n1 की जगह पर 5 का स्क्वायर आ जाएगा और n2 बराबर जो भी हम रखेंगे 6, 7, 8 वो रख सकते हैं। सबसे बड़ी कहाँ बनेगी, सबसे बड़ी बनेगी n1 बराबर 5 से n2 बराबर 6 के लिए, और सबसे छोटी बनेगी n1 बराबर 5 से n2 बराबर इन्फिनिटी के लिए, या फिर अगर 6 से ऊपर कुछ दिया हुआ है तो उसके लिए भी छोटी बन सकती है। 6 में बड़ी बनेगी, उससे ऊपर जाए कुछ भी होगा उसके लिए छोटी ही बनेगी। तो यहाँ से जो इसकी सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य आती है वो आती है 14,583 एंगस्ट्रम, और जो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य आती है, सबसे बड़ी आती है 14,583 एंगस्ट्रम, और सबसे छोटी आती है 22,789 एंगस्ट्रम। अब इतना है, ये 5 सीरीज आपके सिलेबस में थी, 5 सीरीज आपके लिए मेन थी, मैंने बता दी, ठीक है। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लाइमन श्रेणी उत्सर्जन एवं अवशोषण दोनों स्पेक्ट्रम बनाती है। जो लाइमन सीरीज आई थी n1 बराबर 1 वाली, ठीक है, जब n1 बराबर 1 में गिरता है, एनर्जी लेवल फर्स्ट में गिरता है। जो लाइमन सीरीज बनती है वो तो उत्सर्जन एवं अवशोषण दोनों टाइप के स्पेक्ट्रम बनाती है, लेकिन उसके बाद चाहे बामर हो, चाहे पासचान, चाहे ब्रैकेट, चाहे फुन, वो जो चारों सीरीज हैं वो सिर्फ उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनाती है, यानी उसमें स्पेक्ट्रम ब्लैक कलर का होगा, उसमें केवल कुछ ही कलर्स आपको दिखाई देंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ बोहर का जो परमाणु मॉडल है वो भी समाप्त हो जाता है। इस तरह से आधुनिक जो भौतिकी का ये चैप्टर है, आधुनिक भौतिकी का जो ये चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। अगला जो चैप्टर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉनिकी। तो हमारे चैनल पर बनी रही है, आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी ग्रुप हैं उन सब में शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्पफुल हो सके। तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।